अभी करा दे रहा हूँ क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, प्रगीत और समाज का 9 चैप्टर। बाकी 2 चीजें मैंने करा दी सराहना। क्वेश्चन आंसर की बारी है, तो इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, ये बेस्ट चैनल होगा आपके लिए। तो प्रगीत और समाज आपका चैप्टर है, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन मैंने अच्छे से करा रखा है, सारी चीज़ें करा रखा है। अगर आप देखोगे तो सारांश भी करा रखा है, ठीक है। तरीके से हम लोग करने वाले हैं। इसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं बस आपको सुनना है, अच्छे से चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। पहला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, यानी कि पाठ के आधार पर बताना है रामचंद्र शुक्ल के काव्य के आदर्श को। सुनना चीज़ें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक ही पूर्ण दृश्य होता है। उन्हें आधुनिक कविता को बढ़ावा दिया जाने लगा और कहा जाने लगा कि आजकल कोई लंबी कविताएं पढ़ना नहीं चाहता। यानी कि उनका मानना था कि अब लंबी कविताएं कोई नहीं पढ़ता, किसी को फुर्सत ही नहीं है कि लंबा लंबा कविता लिखा जाए तो उसे कोई पढ़े। तो उनका बात था, जो कि अब मैंने आपको चैप्टर के आधार पर बता दिया। दूसरा सवाल है, कला कला के लिए सिद्धांत क्या है? तो कला कला के लिए सिद्धांत क्या है बताना है। 2 नंबर में सवाल आपके पूछे जाते हैं। कला कला के लिए सिद्धांत से तात्पर्य है कि मुक्तकों का चलना होना और लंबी कविताएं का, है ना, मतलब लंबी कविता को नकार देना, यानी कि मना कर देना, ठुकरा देना कि अब लंबी कविताएं नहीं चलेंगी। तो कला कला का यही सिद्धांत था। अगला सवाल है जो कि 3 नंबर का है आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल है कि प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है? तो आंसर सुनो अच्छे से। प्रगीत का अर्थ एकांक संगीत या अकेले बैठकर गाया गया गीत माना जा सकता है। इसके बारे में यह धारणा प्रचलित रही है कि प्रगति के रूप में प्राय उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो बिल्कुल व्यक्तिगत और आत्मपरक हो। तो इस तरह से धारणा दी गई है, जो कि बहुत प्रचलित है, ठीक ना। एंड अगला सवाल है तुम्हारा 4 नंबर का, वस्तुपूरक नाट्यधर्मी कविताओं का तात्पर्य है। आत्मपरक प्रगीत और नाट्यधर्मी कविताओं को यथार्थ व्यंजना में क्या अंतर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा अच्छा है ना, देख सकते हो, याद हो जाएगा सुन के। वस्तुपूरक नाट्यधर्मी कविता से तात्पर्य है किसी सामान्य विषय पर आधारित नाट्य कविता। यह आकार की दृष्टि से कुछ लंबी होती है। आत्मपूरक प्रगीत भी नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के समान ही होता है। आत्मपूरक प्रगीत का नाट्यधर्मी कविता में अंतर होता है। तो एक छोटा सा अंतर होता है, जो कि मैंने आपको लिख के बता दिया। वैसे इस चैप्टर से 1-2 सवाल ही आते हैं तुम्हारे एग्जाम्स में, टेंशन मत लो। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है? उदाहरण स्पष्ट करें। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है, वो सवाल कर रहा है, तो उसको बारे में आपको बताना है। हिंदी कविता के इस इतिहास में प्रगीतों का मुख्य स्थान है। हिंदी कविता का उदय गीत से हुआ है। गीतों के मन को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। कबीर, सूर, मीरा, नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों ने प्राय दोहे और गे पद ही लिखे हैं, यानी कि ज़्यादा दोहा लिखे हैं, गे पद लिखे हैं जो भी लोग थे। अगर विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का, ठीक है, उदय ही गीत से हुआ है, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ है। किससे मानने की इसमें बात कर रहा है? विद्यापति को हिंदी का पहला कवि मानने के बारे में बात किया जा रहा है। अगला सवाल है तुम्हारा 6 नंबर का, ठीक है। बहुत कम समय में उड़ा दूंगा, टेंशन मत लो, बहुत छोटा वीडियोज होगा। आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न है? यानी आधुनिक प्रगति जो है वो भक्ति से किन प्रकार अलग है? एवं गुप्त जी आदि प्रबंध काव्य से विशिष्ट हैं। क्या आप आलोचक के सहमत हैं? मतलब जो आलोचक है उससे सहमत है? अपने विचार दीजिए। तो अपने विचार देना है आपको, ठीक ना। आधुनिक प्रगति काव्य का उदय 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। भक्ति काव्य से लगा इस रोमांटिक प्रगीतात्मक के मूल्य में एक नया व्यक्तित्व है, जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। यानी कि जो व्यक्ति है वो अपनी सामाजिकता को प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य जैसी भावना तो नहीं, किंतु आत्मीयता और इंद्रियता जरूर है। मैथिली सरल गुप्त जो राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को काव्य का रूप में देते थे, उनका काव्य भी प्रबंध काव्य था। और एक छोटा सा 3 लाइन है, देख लो। उस समय उन्हें सामाजिक
माना गया, लेकिन विद्वान जनों को यह एहसास हो गया कि इन रोमांटिक प्रगीतों में भी सामाजिकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप दूसरा चीज़ें लिख रहे हो, ये बोल रहे थे रोमांटिक चीज़ें भी लिखने में ना समाज का ही हित है, कुछ तो ज्ञान मिलेगा उन लोगों को, ठीक है, उनका मानना यह था। एंड अगला सवाल है तुम्हारा 7 नंबर का, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है, यानी कि कविता में जो बताया गया है सिर्फ वही समझ सकता है जो उसको लिखा है, जो कह रहा है, जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। इस कथन का आशय स्पष्ट करना है, यानी ये जो कथन है, जो क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको बताना है। सुनना ध्यान से। प्रस्तुत पंक्ति नामवर सिंह द्वारा रचित निबंध प्रगीत और समाज से लिया गया है। आलोचन के अनुसार प्रगीतात्मक कविता में कई परिवर्तन हुए। इस पंक्ति का आशय यही है कि व्यक्तिगत अथवा एकांत में लिखे गए गीतों में भी मानवता के भाव होते हैं और उसे केवल अकेलापन के मर्म को समझाने वाला ही समझ सकता है, यानी कि जो भी समझा सकता है वही समझ भी सकता है अच्छे तरीके से। तो मुक्तिबोध की कविता पर पुनर्विचार कीजिए। आवश्यकता क्या है, मतलब विचार करने की आवश्यकता क्या है मुक्तिबोध ने जो कविता लिखी है, आलोचना के इस विषय पर क्या निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष क्या है उसके बारे में हम लोगों को बताना है, ध्यान से सुन लो। मुक्तिबोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, उनकी अनेक कविताएं छोटी भी हैं और छोटी होने के बावजूद लंबी कविताएं से भी कदर कम समर्थक नहीं है। यानी कि लंबी कविताएं तो नहीं है, छोटी है, बट लंबी जैसी भावनाएं देती हैं, पूरा मतलब डिटेल में। ये कविताएं अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी है। कुछ विचार से तो नाटकीय रूप के बावजूद मुक्तिबोध की काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है। मुक्तिबोध का समुच्चय काव्य मूलतः आत्मपरक है, इसलिए उनकी कविताएं पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। लेकिन यह भी है कि यह कविता आत्मपरक होते हुए भी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक ना, यानी कराती है। और अगला सवाल है तुम्हारा 9 नंबर का, त्रिलोचन और नागा अर्जुन के प्रगीतों की विशेषता क्या है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। सुन लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। त्रिलोचन के और गीतों में जीवन जगत और प्रकृति के जितने रंग बिखरे हुए हैं चित्र मिलते हैं वे दूसरे जगह दुर्बल हैं। वहीं नागार्जुन की बहुमुखी आक्रामकता काव्य प्रतिमा के बीच आत्मपरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं, तो उनकी विगत तीव्रता प्रगीतों के प्रचलित संसार को झटके से छिन्न भिन्न कर देती है। ठीक है, ये बातें याद रखना आप, ठीक है, क्या कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। एंड अगला सवाल है 10 नंबर का, उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव, अरे यार सब तो हो ही गया ना आपका। मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। केदार सिंह की उद्गृत कविता से इस कथन की पुष्टि करना है, जो भी उन्होंने कविता लिखी है तो उसके बारे में, ठीक है, वहाँ से आपको बताना है। मिथ कथन का अर्थ होता है कम शब्दों में अधिक कहना, यानी छोटा छोटा बातें लिख रहे हो उसका अर्थ ज़्यादा निकले, जो कि केदारनाथ सिंह की कविता में देखने को मिलता है। उन्होंने बड़ा ही सीमित शब्दों में एक विस्तृत भाव किया गया है, मतलब उन्होंने बहुत कम समय में लिखा है लेकिन उसका एक विस्तृत भाव निकलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर समझ में आपको आ गया होगा। एंड आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, सारी चीज़ें डिटेल में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाकर हिंदी के लिंक से आप चीज़ें पढ़ सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक।